प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या हाल चाल? मज़े में सभी? पढ़ाई मस्त चल रही है? तो मैं महेश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है। सवाल कैसा आता है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा अपन रिवीजन करते हैं। रिवीजन क्या करते हैं? इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आपको पता होगा। फिर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। विद्युत क्षेत्र जैसे मान लीजिए आपके पास प्लस क्यू आवेश है, तो इस आवेश क्यू के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करे अपनी प्रकृति के अनुसार। अगर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है तो दूर भाग जाएगा और माइनस क्यू आवेश इसके पास में आ जाएगा, यानी इसके ऊपर एक बल लग रहा है। इसे ही बोलते हैं इस प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र। इसे बोलते हैं स्रोत आवेश, इसे बोलते हैं प्रेक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज को बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे मान लीजिए आओ किसी बिंदु, जैसे मान लो यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो आप यहाँ क्या रखो? एक प्रेक्षण आवेश रखो क्यू नोट। अब इस क्यू नोट आवेश पे ये प्लस क्यू कैपिटल क्यू आवेश कितना बल लगा रहा है वो देख लो, और इस बल के अंदर इस प्रेक्षण आवेश का भाग दे दो, तो आपको मिल जाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। यानी यहाँ से आप बोल सकते हो F बराबर क्यू नोट इंटू में E होता है। अगर क्यू नोट कोई सिंपल आवेश ले ले तो F बराबर क्यू ई, ये होता है विद्युत बल का फॉर्मूला जब विद्युत क्षेत्र आपको दिया हो। कूलाम नियम से विद्युत बल निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी F बराबर क्यू। ये कब है? जैसे मान लो आपको यहाँ निकालना, यहाँ पे कोई आवेश क्यू रखा हुआ है और आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो F बराबर क्यू इंटू में ई होगा। तो ये हो गया विद्युत बल का फॉर्मूला। फिर अपन ने पढ़ा था बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की। आपके पास ये कोई q आवेश है, इसको हम पॉइंट चार्ज बोल देते हैं, और q आवेश से r दूरी पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है E बराबर के क्यू बटे में आर स्क्वायर, जहाँ पे r ये दूरी होती है, q आवेश है। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है न्यूमेरिकल्स के लिए, E बराबर के क्यू बटे में आर स्क्वायर। और k का मान वही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जिसको सोल्व करने पे अगर यहाँ अपन एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख के सोल्व करते हैं, तो k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर मिलती है। तो इतनी बातें आपको पता है। अब देखिए यहीं से जन्म हो रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण। कैसे भाई? विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो इसको अपन ग्राफ से तीर से दिखाते हैं, एरो से। ऐसे अपन ग्राफ से इसको दिखाएंगे, यानी जो विद्युत क्षेत्र है उसको ग्राफ से दिखाना ही आपकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से विद्युत क्षेत्र रेखा है। अपन ये भी जानते, देखिए अगर आपने प्लस क्यू नोट आवेश रखा तो दूर भागेगा, यानी अपन जानते हैं प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। ये बातें अपन ने पहले कर रखी है इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर। और अगर मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है और माइनस क्यू आवेश के पास आपने क्यू नोट कोई दूसरा प्रेक्षण आवेश रखा, क्यू नोट को बोलते हैं प्रेक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। और प्रेक्षण आवेश अपन हमेशा कैसा लेते हैं? धनात्मक लेते हैं। तो अगर ये माइनस है ये प्लस है तो इसके पास में आएगा। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या बनता है कि ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। बाहर, ऐसे इसको बोलते हैं अरीय, तिरछे बाहर की ओर। और एक बात तो ध्यान रखना, जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो चालक सतह से 90 डिग्री पर होती है। ये कोण 90 डिग्री 90 डिग्री होता है। यहाँ से नीट जेईई जैसे एग्जाम्स में सवाल ग्राफ बना के पूछे जाते हैं, यानी ये कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो कुछ जनरल बातें हुई। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा की अगर परिभाषा आपसे बोर्ड में पूछ ले तो कैसे लिखोगे। ये जनरल बातें जो आपने पहले पढ़ रखी थी। चलिए तो हेडिंग, कॉपी और पेन निकाल लो और हेडिंग डाल लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनका दूसरा नाम और होता है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत, पहले फेराडे ने सर इनको पहले विद्युत बल रेखाएं बोला था, लेकिन बाद में विद्युत बल रेखाओं की जगह हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं वर्ड यूज करते हैं। पहले पढ़ के बाद इनका दूसरा नाम विद्युत बल रेखा है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज भी इनको बोला जाता है। अब होती क्या है? तो देखिए इसकी परिभाषा एक बार मैं बोल देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ये होती क्या चीज़ है। पहले आप परिभाषा लिख लो, फिर समझाते हैं ये होती क्या है। तो देखिए हाँ लिख रखा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अंदर
परिभाषा में बोल रहा हूँ, आपको साथ साथ में लिख लेनी है। विद्युत क्षेत्र में एकांक प्रेक्षण धनावेश को, विद्युत क्षेत्र में एकांक प्रेक्षण धनावेश को मुक्त रूप से छोड़ने पर उसके द्वारा बनाए गए काल्पनिक पथ को, इमेजिनरी पाथ को, काल्पनिक पथ को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा। समझाते क्या चीज़ है। मान लीजिए आपके पास विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए आपके पास ये ऐसे विद्युत क्षेत्र है और ये मान ऐसे ये विद्युत क्षेत्र मान लीजिए इमेजिन करना पड़ेगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, वैसे भी इमेजिनरी लाइन से दिख रहा है काल्पनिक पथ, काल्पनिक पाथ इमेजिन आपको करना ही पड़ेगा। यानी मान लीजिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ऐसे फैला हुआ मान लो, और यहाँ पर आपने एक प्रेक्षण आवेश, प्रेक्षण धनावेश, ये बोला ना प्रेक्षण धनावेश को फ्री छोड़ दिया, मुक्त रूप से छोड़ दिया, तो जिधर वो जाएगा, जिधर वो भागेगा, वही क्या हो जाएगी, जिधर वो भागेगा उसके भागने का जो रास्ता है, उसके चलने का जो रास्ता है, उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ आवेश रखा, मान लीजिए आपने यहाँ आवेश रखा, मान लीजिए यहाँ आवेश हमने रखा और ये आवेश इधर भाग गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र रेखा इधर है। मान लो आपने यहाँ आवेश रखा और ये आवेश से नीचे भाग गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो विद्युत क्षेत्र है वो नीचे की ओर है। मान लो आपने आवेश को यहाँ रख दिया आपके सिर के ऊपर, तो आवेश मान लो ऊपर चला गया, तो विद्युत क्षेत्र रेखा है ऊपर है। पहले पड़ेगी बात यही है, यही विद्युत क्षेत्र रेखा है। जहाँ कि अगर आप विद्युत क्षेत्र में एकांक प्रेक्षण धनावेश को फ्रीली छोड़ दो, अपने आप उसको स्वतंत्र छोड़ दो, तो जिधर वो जाएगा, जिधर वो भागेगा, उसके भागने का जो रास्ता है उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। लेकिन ये इमेजिनरी पाथ है, इसको मतलब ये काल्पनिक पथ है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र रेखा काल्पनिक होती है, लेकिन ये जिस क्षेत्र को प्रदर्शित करती है वो वास्तविक होता है। यानी विद्युत क्षेत्र वास्तविक होता है लेकिन रेखा इमेजिनरी है। ठीक है, ये जिस क्षेत्र को प्रदर्शित करती है वो आपका रियल होता है, वास्तविक होता है, लेकिन ये जो लाइन्स है वो आपकी इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है। तो बात ध्यान रखना। तो आई होप आपको परिभाषा क्लियर हो गई होगी। मैं फिर से बोलता हूँ, विद्युत क्षेत्र में एकांक प्रेक्षण धनावेश को मुक्त रूप से छोड़ने पर उसके द्वारा बनाए गए काल्पनिक पाथ को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। चलिए इतनी बात कीजिए, परिभाषा की बात होगी। अब अपन आगे आते हैं थ्योरेटिकल टॉपिक। देखो आज इसमें कोई डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं, थ्योरी की बातें होगी यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं कोई 2 गुण लिखिए, 3 गुण लिखिए या गुणधर्म लिखिए, ऐसा सवाल बोर्ड में आता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्टार्ट करें तो पहला गुणधर्म आप जानते हो, क्या जानते हो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती है और ऋणावेश के अंदर घुसती है। मतलब अगर धनावेश और ऋणावेश पास में रखे होंगे तो धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। अगर आवेश अकेला होता है तो मतलब बाहर अनंत पर जाती हुई लगेगी, और आवेश अगर अकेला ऋणावेश है तो अनंत से आती हुई फील होगी, ऐसा लगेगा कि अनंत से आ रही है। यही फर्स्ट प्रॉपर्टी, डायग्राम और ढंग से बनाते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आप लिखिए, ये वाली साथ साथ में लिख लीजिए, आप भी, मैं लिखता हूँ और मेरे साथ साथ आप भी लिख लीजिए, जिससे आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाए। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, साथ साथ लिख लीजिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ऋणावेश पर, एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। अगर मान लीजिए अकेला, ठीक है, कैसे हुआ, अगर धनावेश से निकल ऋणावेश समाप्त हो जाएगी यदि आवेश एकल है। यदि आवेश एकल मतलब सिंगल, अकेला है। यदि आवेश एकल है तो यह धनावेश से बाहर निकलते हुए वह ऋणावेश में अंदर की ओर प्रवेश, लिख लो, साथ साथ समझाते हैं भी,
ऋणावेश में अंदर की ओर प्रवेश करती हुई प्रतीत होती है। करती हुई ऐसा लगता है कि प्रतीत होती है। देखो ऐसा कुछ नहीं कि लाइन कुछ होती नहीं, इमेजिन लाइन से बस इमेजिनेशन है, बस मान रखा ऐसा होता है। मतलब ये बात अपने बोलिए कि मान लो आपके पास एक धनावेश, एक आपके पास धन आवेश है पॉजिटिव चार्ज है, और एक आपके पास ऋणावेश है नेगेटिव चार्ज है। तो धनावेश से निकलकर ये ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, यानी जहाँ से चलती है वहाँ वापस नहीं आती है। यानी यहाँ से एक दूसरा नियम और निकल रहा है, ये क्लोज लूप बंद लूप नहीं बनाती। और अगर आपका चार्ज सिंगल है, अकेला है, ठीक है, जैसे मान लो ये आपके पास प्लस धनावेश है, तो ये इससे क्या होगा, अगर अकेला इसके पास में कोई दूसरा चार्ज नहीं है, विलगित है, विलगित आवेश, इसको बोलते हैं विलगित धनावेश, इसके आसपास में कोई दूसरा आवेश रखा हुआ नहीं है, तो ये धनावेश से बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है, धनावेश से बाहर की ओर, धनावेश से बाहर की ओर। ये प्लस क्यू चार्ज है, कौन सा चार्ज आपका प्लस क्यू चार्ज है। और देखिए एक चीज, ये एंगल 90 डिग्री होता है, यानी जो आवेशित चालक से विद्युत क्षेत्र रेखा 90 डिग्री पर होती है। और इस कॉन्सेप्ट को कई बार नीट और जेईई में सवाल पूछे जा चुके इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। फिर अगर मान लो माइनस आपका ऋणावेश है, तो ऋणावेश है, तो ऋणावेश में ये ऐसे अंदर की ओर आती हुई, ऋणावेश में अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। धनावेश अगर अकेला ऋणावेश रखा हुआ तो ये इसमें अंदर घुसती हुई फील होती है, अकेला धनावेश है तो उससे बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है। ये एंगल वैसे ये भी एंगल 90 डिग्री रहेगा। तो देखिए अपन ने इसको लाइन से दिखा दिया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो उसको अपन ने एरो से ग्राफ से दिखा दिया। पहला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ये भी कोण 90 डिग्री होता है, ये भी कोण 90 घुसेगी भी तो 90 पे। ये आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ये ग्राफ से क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछ जाते हैं, ग्राफ बना देता है और यहीं पे कुछ करता है, मतलब काट छाट, तो ये एंगल 90 डिग्री होता है। घुसाना तो 90 पे, निकालना है तो 90 पे। ये पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म ये होता है, जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो बंद लूप नहीं बनाती है। बंद लूप मतलब ये जहाँ से चलती है वहाँ वापस नहीं आती है, धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। यानी ये वापस ये लाइन से धनावेश से ऋणावेश पर जाके ऋणावेश से वापस धनावेश पर नहीं आती है। ये बंद लूप मतलब नहीं बनाती है। जबकि आपने 10th क्लास में पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है। कैसे? अगर आपने चुंबक देखी होगी, इसे चुंबक लाइन से 10th क्लास बढ़ाई होगी, ये मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर होती है नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप क्लोज पाथ बनाती है। डिफरेंस भी है दोनों के अंदर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में दोनों में ये अंतर भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा आगे पढ़ेंगे बाद में। क्लियर है बात यहाँ तक? तो दूसरा लाइन लिख लीजिए कि ये मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत पॉइंट नंबर 2 साथ साथ लिख लो, समझ में आ गया तो लिखो साथ। ये डायग्राम बना लिया, डायग्राम बना के लिखना आगे बाद में, नहीं बनाया तो पॉज करके बना लो। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, बंद लूप नहीं बनाती है। जबकि यहाँ साथ में लिख लो यहीं पे, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है। दोनों में डिफरेंस भी हो जाता है कि पूछ ले कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में क्या अंतर है, तो ये बंद लूप नहीं बनाती है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है। बंद लूप क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि ये धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर नेगेटिव चार्ज पे समाप्त हो जाती है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आप एक बार ये आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हो गया यहाँ तक? इसको मैं रब कर दूँ, चलिए आगे नेक्स्ट इसको डालूँ मैं यहाँ से। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये, अगर आपने कोई लाइन खींची और उस कोई लाइन में कोई विद्युत क्षेत्र रेखा खींची, तो उस विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। क्या बोला समझ में? नया समझाते हैं। पॉइंट नंबर 3 लिखवाते हैं, पहले डायग्राम से समझाते हैं। पॉइंट नंबर 3 मतलब ये बोल रहा हूँ, पहले लिखवाते, पहले लिखवा देते फिर समझाते हैं। पहले लाइन लिखो पॉइंट नंबर 3 की, ये लिखिए विद्युत क्षेत्र, विद्युत लिखिए एक बार समझाते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर
खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है। परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करते हैं, यूँ बोल दीजिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मतलब इसका अब समझाते हैं। लाइन लिख ली। मतलब आपके पास क्या, मान लीजिए आपके पास ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। और मान लीजिए आपने इसके, मान लो कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर आपने खींची स्पर्श रेखा, टेंजेंट खींची, तो ये क्या बताएगी, ये बताएगी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र को बताएगी, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए आपने इस पॉइंट Q पर खींची एक स्पर्श रेखा, मान लो पॉइंट Q है, तो ये लाइन बताएगी बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र को, बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र को ये बताएगी। यानी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है या परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। जैसा आप लिखो दोनों बातें सही है। ठीक है बात। तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। पहले पड़ेगी बात। तो इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर 4 यानी गुणधर्म 4 की अपन बात करते हैं। गुणधर्म 4 ये है, इसी से मिलता जुलता है। ये क्या आपकी, ये आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये आपकी है विद्युत क्षेत्र रेखा। इसके बाद लिख देना विद्युत क्षेत्र रेखा ये। चलिए पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या होता है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती, रीजन अभी समझाते हैं, पहले लाइन लिखो फिर समझाते हैं। लिखो पॉइंट नंबर 4 लिखिए। ये समझ में आ गया ना, बस जैसा ये आया जैसे आगे वाला भी आ जाएगा। तो पॉइंट नंबर 4 तो ये कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यदि ये काटेगी, मान लो ये काट रही है, वैसे तो काटती नहीं है, यदि अगर मान लो काट रही तो होगा क्या, यदि ये काटेगी तो काटेगी, या ऐसा भी लिख सकते हो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। वो देखो लैंग्वेज जब शब्दों का खेल है तो ठीक है। यदि ये प्रतिच्छेद करेगी या यदि ये काटेगी तो कटान बिंदु पर या प्रतिच्छेद बिंदु पर, तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दो मान होंगे, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो संभव नहीं, दो दिशाएं होगी जो पॉसिबल नहीं है, जो संभव नहीं है। कैसे देखिए समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लाइन ये है, इसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फर्स्ट, पहले वाली। और मान लीजिए आपके पास एक लाइन ये है, इसको मैं बोलता हूँ E2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेकंड, दूसरी ये लाइन। मान लो बिंदु P पे काट रही है, बिंदु P पर काट रही है। अगर मैं पहली रेखा के अनुदिश बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखूँ तो मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बनाऊंगा। ठीक है। अगर मैं पहली रेखा के अनुदिश या पहली रेखा के अनुसार मैं विद्युत क्षेत्र के दिशा की बात करूं तो ये भाई इसके ऊपर क्या खींचो, यहाँ खींच दो स्पर्श रेखा, तो ये बताएगी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को। अगर मैं दूसरी रेखा के अनुदिश बात करूं तो ये बताएगी बिंदु Q पर, मतलब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा। यानी एक ही बिंदु पर दो दिशाएं होगी या विद्युत क्षेत्र के दो मान होंगे। भाई देखो विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि, और सदिश राशि में क्या होता है, परिणाम और दिशा। अगर परिणाम और दिशा में से कोई एक भी चेंज हुआ तो सदिश तो आपका चेंज हो गया ना। तो यानी बिंदु P पर एक विद्युत क्षेत्र इधर है, मतलब विद्युत क्षेत्र इधर भी है और इधर भी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक ही जगह पर दो मान पॉसिबल नहीं है। एक आदमी
एक बार में या तो यहाँ होगा या फिर दूसरी जगह होगा। यही बात समझ आ रही है। तो दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगर ये काटेगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो संभव नहीं है। इसको यूँ भी बोल सकते हो, विद्युत क्षेत्र के दो मान होंगे जो संभव नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बात। तो दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है यहाँ तक। तो इतना आप पॉज करके नोट कीजिए, अपन आगे कुछ बातें और करते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो ये पॉइंट्स एग्जाम से पूछे जाते हैं। मान लो पूछ लिया दो विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, आंसर आपके सामने। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 ये है कि देखिए पॉइंट नंबर 5, किसी आवेश से निकलने वाली या किसी आवेश पर समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिणाम के समानुपाती होती है। मतलब जितना ज़्यादा बड़ा आवेश होगा उससे उतनी ज़्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है। यहाँ से भी कॉम्पिटिशन में सवाल आया हुआ IIT JEE 2010 के अंदर इसी लाइन के ऊपर डायग्राम बना के उन्होंने दिया था। देखो क्या लिखोगे पॉइंट नंबर 5 क्या लिखोगे, लिखिए किसी आवेश से देखो थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। किसी आवेश से प्रारंभ होने वाली, किसी आवेश से निकलने वाली या किसी आवेश से निकलने वाली, किसी आवेश से निकलने वाली या समाप्त होने वाली, किसी आवेश से निकलने वाली या समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। आवेश के परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसके आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। मतलब जितना बड़ा आवेश होगा उससे उतनी ज़्यादा रेखाएं निकले, समानुपाती होती है। समझाते कैसे, जैसे मान लीजिए आपका से डायग्राम है, जैसे मान लीजिए आपका आवेश है प्लस क्यू, ये मैंने बोल दिया क्यू ये आवेश है, और ये मान लीजिए प्लस क्यू आवेश, और इससे यहाँ मान लो पास में माइनस का क्यू भी आवेश रखा हुआ है। इससे लाइन मान लो लाइन्स निकल रही है, एक लाइन ऐसे गई मान लीजिए, ठीक है 90 पे, एक ऐसे गई, एक ऐसे गई, एक ऐसे गई, एक ऐसे गई। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो एंगल आपको कितना करना है, ये एंगल आपको 90 डिग्री रखना होता है। ये प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, कौन सा एंगल, ये 90 पे होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो ये एंगल 90 डिग्री पे होता है, ये ध्यान रखना। अब मान लीजिए इससे वो लाइन्स ऐसे मान लो ऐसे लाइन्स निकल रही है, ये लाइन निकल रही है इससे, और इससे मान लीजिए ये लाइन्स निकल रही है ऐसे, और मान लीजिए ऐसे लाइन्स इसमें निकल रही है, ठीक है। और मान लीजिए इसमें इतनी ऐसे लाइन निकल रही है। बताओ इनमें से कौन किसका परिणाम ज़्यादा है, इसका कि इसका, इसका कि इसका। तो देखिए QA का मान QB से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि QA से लाइन निकल कितनी, 3 3 6 और 3 9, इसमें जा कितनी रही, केवल 6, यानी इसका परिणाम इससे ज़्यादा है। यानी आप बोल सकते हो मोड ऑफ QA, मोड मतलब परिणाम, इज ग्रेटर देन मोड ऑफ QB। मैं सिर्फ परिणाम की बात कर रहा हूँ। ये A आवेश मान लो, B आवेश है, तो ये होता है किसी आवेश से निकलने वाली या समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। जितना बड़ा आवेश होगा उससे उतनी ज़्यादा रेखाएं निकलेंगी। जैसे मान लीजिए 2 कूलाम से मान लीजिए 2 लाइन निकल रही है, मान लीजिए 2 लाइन निकल रही है, तो 4 कूलाम से कितना निकलेगी, 4 कूलाम, इससे डबल निकलेगी। यही बात है। वैसे कोई फिक्स नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा जरूरी भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा निकलेगी, ये सॉरी से ज़्यादा निकलेगी। मान 2 कूलाम से मान लो मैंने निकाल दी 2, आपने निकाल दी 10 फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, तो यहाँ आप कितने निकालोगे, फिर 20 निकालोगे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है इससे 2 ही निकालो, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आप 2 भी निकाल सकते हो, आप चलो 1 निकालो, अगर इससे 1 निकले इससे 2 निकलेगी, इससे 2 निकलेगी। बात समझ आ रही है कि ज़्यादा वाले से ज़्यादा निकलती है और कम वाले से कम निकलती है, इतनी बात ध्यान रखना। वैसे कोई फिक्स लाइन नहीं, इससे 2 ही निकलेगी। आप चाहे 10 निकाल दो, मैं मान लो मैं 4 निकाल रहा हूँ, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इतनी बात क्लियर है। तो ये हो गया किसी आवेश से निकलने वाली या समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती। जितना बड़ा आवेश, इन बड़े वाले आवेश से बड़े ज़्यादा निकलती है और कम वाले आवेश से कम निकलती है। ठीक है, बात समझ। जैसे मान लो 4 कूलाम है, ये मान लो -2 कूलाम, माइनस परिणाम की बात करना, मोड ऑफ माइनस यानी 2 कूलाम। एक तरह से 4 कूलाम है, 2 कूलाम, चिन्ह तो बताता है उसकी प्रकृति कि धनावेश है या ऋणावेश है। चलिए क्लियर यहाँ तक। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 6, चलिए यहाँ तक क्लियर है, नोट कर लिया। पॉइंट नंबर 6 होता है, देखिए ये आपका होता है किसी मतलब जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है हमेशा आवेश, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित चालक की सतह के
लंबवत होती है। जो भी आवेशित चालक है यहाँ से भी इन लाइंस पे सवाल बनते हैं, इन लाइंस पे सवाल डायग्राम बना के सवाल बनाते हैं। विद्युत क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मतलब किसी विद्युत क्षेत्र रेखा लिखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित चालक की सतह के लंबवत होती है। कोई आवेशित चालक है, कोई चार्ज कोई कंडक्टर है, आवेशित चालक की सतह के लंबवत होती है, आवेशित चालक की सतह के लंबवत होती है। इन लाइंस पे सवाल बने हुए, सवाल आए हुए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित चालक की सतह के लंबवत होती है। जो मैं आपको यही बात बता रहा था, ये मान लो कोई आवेशित चालक यहाँ से 90 डिग्री पर होता है, ये बात है। आवेशित चालक की सतह के लंबवत होती है। बोलो बात क्लियर है? इसी की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपका कोई ये आवेशित चालक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ये मान लो कि आपका आवेशित चालक है, मान लीजिए प्लस क्यू आवेशित चालक है, तो यहाँ से एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। इसी पे एक बात और आती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के भी लंबवत होती है, समविभव पृष्ठ के भी लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ क्या होता है? एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर होते हैं। ये अपन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे बाद में। एक लाइन और आप ऐड कर सकते हो, या आगे चैप्टर नंबर 2 पढ़ा देंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित चालक की सतह, ये तो लिखवा देना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, ये भी लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 7 आप लिख लो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, ये अपन चैप्टर नंबर 2 में और डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर होते हैं, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, चैप्टर 2 में और दोबारा पढ़ लेंगे अपन। तो ये समविभव पृष्ठ के भी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के भी लंबवत होती है, यानी ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री। ये लाइंस किसको बता रही है? लाइंस बता रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बता रही है। ठीक है यहाँ तक? चलिए अब आगे बात करते, देखिए जहाँ यहाँ तक के लिए 7.7 आपने खुद ने लिखा होगा। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, चलिए इसको मैं रब कर दूँ। पॉइंट नंबर 8 बताता अपने को कि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास में होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र मजबूत होता है, प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र दूर मतलब दुर्बल, वीक होता है। कैसे, क्या बोला मैंने ये बोला है। पॉइंट नंबर 8 लिखोगे आप, क्या लिखोगे? लिखिए कि जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होती है, पास होती है मीन्स पास में होती है, पास होती है, वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल मीन्स मजबूत, स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है। जबकि जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जबकि जहाँ, लिख लो साथ साथ में, समझा रहे भी तो रहेगा साथ साथ। जबकि जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होती है, दूर होती है, वहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होता है? वहाँ विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, वीक होता है, दुर्बल होता है मीन्स वीक होता है, कमज़ोर होता है। ये इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास, हम बनाते हैं एक बार डायग्राम, कि मान लो आपने ऐसा कुछ बनाया, जैसे मान लीजिए आपने ये डायग्राम बनाया, जैसे कैसे बनाए कि मान लीजिए आपने कुछ इस प्रकार लाइंस खींची। ये मान लो आपने लाइंस खींची, ऐसे लाइंस खींची आपने, मान लो ऐसे लाइंस खींची आपने, ऐसे लाइंस खींची मान लो आपने, और मान लीजिए आपने ऐसे ही लाइंस खींची, ये भी लाइंस खींची। तो देखिए ये मान लीजिए पॉइंट P है और ये पॉइंट मान लीजिए Q पॉइंट है। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट P, ये पॉइंट P है। अब आपने क्या किया, आपने मान लीजिए यहाँ ला के एक रिंग रख दी। क्या रख दी? एक रिंग रख दी। ये रिंग आपने रखी, रिंग मीन्स अंगूठी, और इसी रिंग को उठा के मान लो आपने यहाँ रख दिया इस पॉइंट Q पे। तो देखिए यहाँ से इस रिंग से कितनी लाइन गुजरी? 2 गुजरी। रिंग वही है, अंगूठी वही है, और यहाँ से एक गुजरी। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा किससे? Q की तुलना। जहाँ पर लाइन्स पास में होती है
वहाँ होता है विद्युत क्षेत्र मजबूत, और जहाँ पर लाइंस दूर दूर होती है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र होता है वीक, कमजोर होता है। बात समझ आ गई? क्योंकि देखिए यहाँ अगर रिंग आपने रखी, इस रिंग से मान लो 2 ही लाइन गुजरी, इससे 2 ही पास हुई, लेकिन यहाँ पे एक ही पास हो रही, यहाँ 2 हो गई लेकिन यहाँ पे एक ही पास हो रही। तो यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे 2 न्यूटन पर कूलाम मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, तो यहाँ पे 1 न्यूटन पर कूलाम ही है। मतलब इस तरह सीधा सा कि जहाँ पर लाइंस पास पास में होगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, और जहाँ पर लाइंस, कौन सी लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होगी, वहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र कमज़ोर होता है, वीक होता है, दुर्बल होता है, जो भी आप बोलो, लेकिन समझ में आपको आ गया। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी इसकी। फिर आगे देखिए, अगर आपको एक समान विद्युत क्षेत्र को दिखाना है, किसको, एक समान विद्युत क्षेत्र को दिखाना है, तो उसके लिए क्या बनाते हैं, उसके लिए हम बनाते हैं पॉइंट नंबर, इसको आप 9 कर लीजिए। क्या लिखोगे, देखो मान लीजिए ये वाला है कि ये आपने लाइंस बिल्कुल बराबर दूरी पे खींची है और बिल्कुल समांतर खींची, तो ये बताता आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र। ये लाइंस किसको बता रही है, ये लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है एक समान विद्युत क्षेत्र को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये आपका बन जाएगा, ये कौन सा है, ये आपका असमान विद्युत क्षेत्र, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला आपका कौन सा, ये आपका असमान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात हम बाद में काम में मिलेंगे, जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रख देंगे तो उस पर बलागुण कितना होगा, ऐसा बल कितना होगा, ये सारी बात हम बाद में करेंगे। टो बराबर पी साइन थीटा फॉर्मूले में निकालेंगे। ये बात क्लियर आ गई? तो इसके बारे में क्या लिखोगे कि परस्पर समांतर सरल रेखीय, इस लाइन इसके बारे में लिखोगे, परस्पर समांतर सरल रेखीय व बराबर दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, जबकि असमांतर विद्युत क्षेत्र, समांतर नहीं, असमांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बराबर असमांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। असमान काटनी नहीं, कटाना मतलब क्योंकि काटती, ऐसा नहीं आप पीछे बढ़ा दो काटेगी, देखिए विद्युत क्षेत्र काटती तो है ही नहीं दूसरे को। तो ये बात समझ आ गई? क्या लिखोगे, परस्पर समांतर, लिख लेना लाइन, परस्पर समांतर सरल रेखीय व बराबर दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, जबकि असमान दूरी पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। और ये लाइन लिखने के बाद ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, यानी अगर आपको जब भी कहीं पे बनाना, ये देखो बातें काम आएगी आगे भी, अपने विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, वो होता है किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, तो आपको वहाँ भी लाइंस काम में आएगी, ध्यान रखना इस बात का। तो जब भी आपको एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना पड़ेगा तो आपको लाइंस को बिल्कुल बराबर दूरी पर खींच देना है और यहाँ पे ई वेक्टर बना देना है। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यानी विद्युत क्षेत्र सदिश। भाई विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि, और ई सिंबल किसका है, ई सिंबल है विद्युत क्षेत्र का। क्लियर है? तो परस्पर समांतर सरल रेखीय व समान दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, जबकि असमान दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र रेखाएं असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। और लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या शून्य होती है, क्योंकि आवेशित चालक के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, जिसको हम बाद में प्रूव भी कर देंगे कि देखिए आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है, लेकिन कब, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन, स्थिर वैद्युत की अवस्था के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन चलने लगे, हमारा उसको बल लग रहा तो फिर नहीं होगा। स्थिर वैद्युत की अवस्था के अंदर आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। विद्युत क्षेत्र 0 है मतलब उसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होगी। तो ये लाइन लिख लीजिए लास्ट में। पॉइंट नंबर 9 आपने लिखा है, लिख तो लिया ना, लिख लेना जो मैंने 2 बार बोल दिया। अब तो क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर 10, किसी आवेशित चालक के अंदर, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या शून्य होती है। रेखाओं की संख्या शून्य होती है, शून्य होती है, अर्थात आवेशित चालक के अंदर विद्युत से शून्य, इसका आगे शून्य होती है, अर्थात आवेशित चालक के अंदर, अर्थात आवेशित
चालक के अंदर, आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? शून्य होता है। कब? लेकिन स्तर वैद्युतिकी अवस्था के अंदर आवेश शून्य होता है। तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से की कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई आपको डाउट नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी विद्युत। मैंने आपको 10 गुणधर्म लिखवा दिए। 10 में से एग्जाम में कोई 2 या 3 पूछता, जो आपको याद है वो लिख लेना, आसान आसान याद वो लिख लेना। काटती नहीं है, क्यों नहीं काटती है, प्लस से जाके माइनस में खत्म हो जाती है, ये सारी बातें आपको मतलब एग्जाम में कोई 2 या 3 पूछता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा कोई 2 गुण लिखिए, कोई 3 गुण लिखिए, या जो भी आपको से पूछा आप आराम से लिख पाओगे। होती कि आपने सारी बात यहाँ पर कर ली है। अब देखिए कई बार सवाल आता है, जैसे मान लीजिए इसको मैं रब कर दूँ। सवाल ये है कि मान लो आपके पास 2 प्लस आवेश पास में रखें, 2 प्लस आवेश पास में रखें, तो उनसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेगी? या ऐसा बोल दे एग्जाम में कि 2 समान परिणाम प्लस क्यू के या 2 समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के पास रखें तो उनसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाइए। तो देखिए कैसा बनता है। मान लो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे भी मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, तो होगा क्या? देखिए इनसे अपने को बनानी है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। इससे देखिए मान लीजिए इससे ऐसे लाइन निकल रही है, ठीक है। इससे मान लीजिए कैसे, इससे मान लीजिए कैसे लाइन निकाले अपन, ऐसे लाइन निकल रही है, मान लीजिए ऐसे निकल रही है, ऐसे लाइन निकल मान लीजिए ऐसे निकल रही है, ठीक है, ऐसे मैंने निकाल दी। अब मान लीजिए ये लाइन निकल रही है, ऐसे लाइन निकलेगी, तो देखिए ये लाइन कैसे जाएगी? ये लाइन ऐसे ना जाके देखो ऐसे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी भी जो लाइन्स है ये दोनों समान आवेश है और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे का करते हैं प्रतिकर्षित, तो ये रेखा प्रतिकर्षित हो जाएगी, प्रतिकर्षित हो जाएगी। इससे लाइन कुछ इस प्रकार निकले। एक बार डायग्राम बुक में और देखना अच्छी तरह से, लेकिन ये आपको ऐसे मतलब बनाना आनी चाहिए। ये लाइन्स कुछ इस प्रकार निकलेगी, ठीक है। प्लस से बाहर तो निकलती है, तो उन्हें पता है प्लस से बाहर, प्लस से बाहर, प्लस से बाहर। तो आप ऐसे ये होगी जब 2 आवेश प्लस पास में रखे हो तो विद्युत क्षेत्र रेखा है। मान लो यहीं पे एक प्लस आवेश रखा हो और एक माइनस आवेश रखा हो, इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, इसका बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। मान लीजिए माइनस क्यू है और ये मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ क्या हुआ देखिए, यहाँ प्लस से माइनस में जाएगी, 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 प्लस से माइनस, ऐसे है ना, प्लस से माइनस में, ये बाहर नहीं अंदर, माइनस के अंदर, प्लस से बाहर, प्लस से बाहर, ऐसे। तो ये बनता है, इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत, ऐसा भी बोल सकता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई, इसको बोलते हैं द्विध्रुव, जिसमें 2 ध्रुव प्लस और माइनस, या यूं बोल दीजिए 2 समान मतलब 2 विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के पास रखे हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाइए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में बनाने के लिए तो आप बना लोगे आराम से, ये रखा हो तो ये। और ये दोनों डायग्राम एक बार बुक में आप ध्यान से और देख लेना, बुक में बना के देखा आपके एनसीईआरटी बुक में, देखो ये डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है वाला, ये प्लस क्यू वाला, प्लस क्यू और माइनस क्यू वाला, ये दोनों डायग्राम, ये माइनस क्यू वाला और ये दोनों प्लस क्यू वाला आपको बना के दे रखा है। इसको और देखना एक बार अच्छी तरह से, क्लियर है। तो ये आपका था विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं बताई जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इनको पहले फेराडे ने कैसे दिखाया था, ऐसे पहले बड़ी लाइन, ये पहले बड़ी लाइन दिखाई, फिर छोटी लाइन दिखाई, फिर छोटी लाइन दिखाई, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी, फिर छोटी। इसका मतलब क्या था कि जहाँ यहाँ पे परिणाम ज़्यादा है और यहाँ पे परिणाम कम है, उसके बाद में उन्होंने से कंटिन्यूस लगातार सतत लाइन से बना दिया। देखिए यहाँ पे कि जहाँ रेखाएं पास में वहाँ विद्युत क्षेत्र मजबूत होता है और देखो दूर जाने पे दूर हो रहा है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र कमजोर हो जाता है। इसी बात को बाद में उन्होंने सीधा सतत लाइन लगातार लाइन से बता दिया था, तो कोई खास इंपॉर्टेंट ये नहीं था। चलिए ठीक है, तो ये थी आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पूरा 30 टॉपिक था। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपने नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है भाई, देखो थ्योरी है उसमें आपको लिखना पड़ता है, मैंने आपको पूरी बातें समझा दिए और यहाँ से अगर आप पूरी थ्योरी पढ़ ली तो आप अच्छे नीट और जेईई लेवल के सवाल भी इस थ्योरी से कर पाओगे। ग्राफिकल सवाल आते हैं सवाल के साथ, जैसे हमारा एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों से प्लस क्यू आवेश रख दिया और नीचे 4 ऑप्शन दे देता कि 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बनेगी। जैसे एक आवेश दे दिया जो भी करवाया था कि एक आवेश क्यू है, ये मान लो Q1 और ये Q2 है। इससे मान लो लाइन्स देखे, इससे मान लो 10 लाइन निकाला, इसमें 5 ही घुसा रहा है, तो मान लो किसका परिणाम ज़्यादा है, एस सवाल। ठीक है, एस सवाल मतलब पूछे नीट जेईई में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर है। ठीक है, तो ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।